सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे RMIT के पूरे एडमिशन प्रोसेस की। स्टार्ट से बात करेंगे और एंड तक चलेंगे, हर एक स्टेप की डिटेल्स बताएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। तो गाइस, सबसे पहले चीज आती है आपकी कोर्स सिलेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स सिलेक्शन में आपको ये चीज देखनी है कि आपको कौन सा कोर्स में एनरोल करना है, जिसकी ज्यादा डिमांड हो, जिसकी ज्यादा वैल्यू हो जॉब मार्केट में, और किस फील्ड में जाना है। सबसे मेन चीज उस कोर्स के अंदर कि जिस कंट्री में आप मूव इन हो रहे हो कि उसमें PR है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोर्स की बात करते हैं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया में स्पेशली PR नहीं है, तो वो चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि उसमें वो PR हो। और गाइस, इसी के बीच में जब आप अप्लाई करते हो ना, तो कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस। कई बार आपको एप्लीकेशन नहीं समझ आती कैसे सबमिट करनी है कुछ है, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप एजेंसी के थ्रू जाओ। फॉर एग्जांपल हम गए थे IDP के थ्रू, तो उन्होंने हमारी सारी एप्लीकेशन प्रोसेस जो था, उन्होंने हमें कोर्स मतलब शॉर्टलिस्ट तो हमने ही करा था, बट उनकी हेल्प से हमने अप्लाई कर लिया था। जो मेन पॉइंट है वो है हमारा कि जब आप अप्लाई कर देते हो ना, तो आपको एक ऑफर लेटर आता है। वो ऑफर लेटर होता है कंडीशनल, मतलब अभी आपको बिल्कुल वो नहीं आ गया है कि आप सीधा अभी एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको कंडीशन मीट करनी होती है, सच एज IELTS और PTE। और भी अगर आपकी कोई कोर्स के रिगार्डिंग जो कंडीशंस है, वो आपको उसमें मतलब आपके कंडीशनल ऑफर लेटर में लिखा हुआ होगा कि ये कंडीशन मीट करके हमें भेजो, और उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो उसके बाद आपका आता है जो फाइनल ऑफर लेटर होता है। फाइनल ऑफर लेटर में सारी डिटेल्स होती हैं आपकी कि भाई हाँ, आप एलिजिबल हो इसके लिए और आप इसमें एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में, इस यूनी में। और यही चीज़ जो हमने कोर्स के बारे में बताई है आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जिस यूनी में आप जाना चाह रहे हो उसमें वो कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है, ये कोर्स हमारा RMIT में था और इसकी डिमांड भी थी, तो हमने कहा कि भाई ये क्यों नहीं, मतलब इंटरेस्ट भी था भाई प्रॉपर इसमें ही एनरोल करा। और अब हम आपको बताते हैं कि जब आपका कंडीशनल ऑफर लेटर भी आ जाता है उसके बाद क्या करना होता है। सो गाइस, एक चीज हाईलाइट करनी थी IELTS और PTE के बारे में। अगर बात करें हम IELTS के स्कोर की, तो इसमें हमें ओवरऑल 6.5 चाहिए। वेरी कर सकता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे, बट अगर हम बात करें हमारी यूनिवर्सिटी हमारे कोर्स पे, तो 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल। बात करें PTE की, तो उसमें 58 ओवरऑल स्कोर चाहिए होता है, नॉट लेस देन 54 इन ईच ऑफ द मॉड्यूल। अब आता है बात COE की। जब आपने फाइनल ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली, अब आप वेट करते हो COE की। COE का मतलब है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। आपने एनरोल किया, उसकी कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी आपको भेजती है। COE आने के बाद, COE का टाइम स्पैन यूजुअली रहता है 5 से 10 वर्किंग डेज पे। COE में क्या क्या इंक्लूड होता है? COE में आपकी कोर्स नेम, आपका कोर्स का ड्यूरेशन, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, आपका टेस्ट टाइप, आपने PTE दिया है या फिर IELTS दिया है, और टेस्ट का डेट कि आपने किस दिन टेस्ट दिया है। COE में एक चीज और इंक्लूड होती है, जो कि है आपकी इनिशियल ट्यूशन फीस जो यूजुअली होती है $9,000। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घर पे बैठे भी ले सकते हो ऑनलाइन, जैसे मेरी थी कुछ, आई थिंक अलायंस केयर थी, कुछ $1,200 to $1,300 की पड़ी थी, तो आपको घर पे बैठ के लेनी होती है ऑनलाइन। नहीं तो RMIT के भी होती हैं, आप वो भी क्लेम कर सकते हो। बस इंश्योरेंस के बाद आता है हमारा मेडिकल टेस्ट। ये भी सारा जो है ना, ये वीज़ा का प्रोसेस ही है। तो मेडिकल टेस्ट में क्या है कि भाई आपको ना, वो आपको भेजते हैं, आपको लोकेशन देते हैं कि भाई आए हैं, जाके आप अपना वीज़ा मतलब अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो। तो जो भी आपको पास पड़ता है आप वहाँ जाओ। और ये भी ना डिपेंड करता है, हर कंट्री के अलग रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए हमारा ब्लड सैंपल नहीं होता, बट जो कनाडा है, कनाडा के लिए हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं वो, बट हाँ हमें नहीं देना है। जो मेन चीज़ है हमारी SOP के लिए बहुत क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के दिमाग में। तो भाई अब बात करते हैं SOP में आता क्या क्या है। तो इसमें आपको प्रोवाइड करना होता है पर्सनल बैकग्राउंड, अपना फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड। इसमें आपको सब कुछ अपना जो अभी तक कर रहा है, सारी क्वालिफिकेशन सब कुछ डाल दो। फिर आते हैं हम गैप इन स्टडी। अगर भाई फॉर एग्जाम्पल कोविड की वजह से हमारा गैप आ गया था स्टडीज़ में, तो आपको हर चीज़ बतानी होती है कि भाई गैप क्यों है। फॉर कई बार क्या होता है, कई लोग क्या होता है, मैंने ग्रेजुएशन करी, 1 साल मैंने कुछ नहीं करा, उसके बाद मैं फिर से मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, तो उनको सारी डिटेल्स चाहिए कि उस 1 साल में आपने क्या करा है। तो आपको अगर आपने इंटर्नशिप करी है, कुछ भी करी है, वहाँ पे डालो, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखना चाहिए आपने टाइम वेस्ट करा है। इसके बाद भाई एक और चीज़ आती है कि आपने ये यूनी क्यों ली। फॉर एग्जांपल RMIT, तो आपको बताना है RMIT क्यों ली है, क्या क्या आपके मेन रीजन थे, उसके बारे में सब कुछ अच्छा बताना है। क्योंकि आप जाना चाहते हो उसके अंदर, वो भी जानना चाहते हैं क्यों आना चाहते हो, तो सब बताना। ऑस्ट्रेलिया एंड मेलबर्न की आपके क्या रीजंस है ये कंट्री और ये सिटी चूज करने के, कि भाई हम यूनी भी यही है, और भाई मेलबर्न की सारी जो भी आपको लगती है चीज़ें, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें आपको डालनी है, लेकिन आपको ये नहीं बताना कि आपको यहाँ पे रुकना है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन द होम कंट्री। तो इसमें आपको बताना है कि आपको इंडिया में क्यों नहीं आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करनी। इसके लिए भी आपको प्रॉपर रीजंस देने, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स था ना हमारा मास्टर इन सप्लाई चेन, तब इंडिया में था नहीं, तो हमने वो मेंशन करा कि भाई ये था नहीं इंडिया में और हमें बाहर से बहुत अच्छी
अपना जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा है, तो उस टाइम के लिए हमने इसमें वो सब लिखा। अब आता है सैलरी एंड फाइनेंस बेनिफिट्स। इसमें आपका आता है कि भाई अगर आप यहाँ से ये कोर्स कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो ऑस्ट्रेलिया से, तो आप वापस इंडिया जाओगे तो आपको वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितनी आपकी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो ये कोर्स यहाँ से करने के बाद एज़ कम्पेयर टू यही कोर्स अगर आप इंडिया से करते तो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है करियर प्रोग्रेशन, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपको सब मेंशन करने हैं इसके अंदर। और लास्ट पॉइंट है वो है पोस्ट स्टडी प्लान। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा के लिए, अगर मतलब सॉरी अपना SOP के लिए, और इसी से वीज़ा आएगा आपका तो वीज़ा के लिए भी। तो इसमें आपको लिखना है कि मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है। फॉर एग्जांपल मेरी मास्टर्स खत्म होती है, मेरे को वापस इंडिया ही जाना है, आपको ये मेंशन करना है। अगर आप इनको बोल दोगे ना कि नहीं मैं भाई अपनी मास्टर्स करके यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, मेरा प्लान है और ये सब है, तो ये आपका पक्का वीज़ा रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप US कहीं पे भी अप्लाई कर लो, हर जगह आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा अगर आप कह दोगे कि मेरे को यहाँ पे रुकना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो भाई बात करते हैं वीजा कितने दिन में आता है, यानी कि टाइम स्पैन। तो 8 से 10 वर्किंग डेज में मेरा वीजा आ चुका था। और मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि भाई मैंने ना एप्लीकेशन थोड़ी, मेरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो थोड़ा लेट ही चल रहा था और मैं सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था बेसिकली। तो मेरे के वीज़ा में लग गए थे अराउंड 30 to 35 डेज, और इसकी वजह से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही करा था। और हर्षित के टाइम पे इसने बताया कि भाई 8 से 10 दिन, तो तब बहुत जल्दी आ रहा था। और अभी भी मेरे हिसाब से एस्टिमेट लगा के चलो विदिन 2 वीक्स आ जाना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस आउट करा है या आपको किसी एक टॉपिक पे बहुत और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें बताना, हम वो भी बनाएंगे। और जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कैसे रहना है, क्या करना है, पहले दिनों में क्या लगता है, क्या होता है, सारे एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। आप बस हमें कमेंट करके बताओ आपको क्या देखना पसंद है। So that's it for this video. Do like, share and subscribe. Till then, take care. Bye bye.